गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक्सटेंशन की क्लास में हम एक नया वीडियो लेके आए हैं, नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए एक्सटेंशन का। और आशा करता हूं कि जितने भी वीडियो हम आपके लिए डाल रहे हैं उनको हम बड़ा ही सरल और सिंपल भाषा में आप लोगों को वीडियो बना कर भेज रहे हैं कि आप लोगों के समझ में आए और आप लोग इसको जाने समझें और एग्ज़ाम में इसको लिख सकें और आप अच्छा सा ज्ञान प्राप्त कर सकें। और मैंने पहले भी पिछले भी वीडियो में बताया है कि बच्चों अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके और कमेंट लिखें, ठीक है ना, कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है या क्या चीज़ आपको नहीं बताई गई है। कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम पॉइंट बाई पॉइंट, एक एक पॉइंट लेके आपको एक एक वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। अब बात करते हैं एक्सटेंशन की। देखो एक्सटेंशन में आपको इतिहास बता दिया हमने, एक्सटेंशन के प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें आपको बता चुके हैं। लेकिन एक क्वेश्चन बच्चों छूट रहा था और मेरे दिमाग में एकदम से कल रात में मैं सोच रहा था कि मैंने कहा ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, एक्सटेंशन एजुकेशन में, जो बड़ा ही मोस्ट क्वेश्चन है। पहले हमने आपको जो पहली वीडियो में बताया था कि एक तो ये क्वेश्चन आता है कि एक्सटेंशन वर्ड कहाँ से लिया गया है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मैंने आपको बता दिया है और फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बच्चों कि फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है, एक्सटेंशन का जनक या एक्सटेंशन का पिता किसको कहते हैं। तो बच्चों फादर ऑफ एक्सटेंशन है आपके जयपाल लीगन्स, या शॉर्ट में हम लिखते हैं जेपी लीगन्स, 1961, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन इसलिए और पूछा जाता है कि इसमें कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। कुछ बच्चे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, उन्होंने ऑप्शन दे दिए 4 आपको, ठीक है ना, कितने दे दिए? 4। उसमें उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि राइट द, या ट्रू फॉल्स में पूछ दिया कि एक्सटेंशन फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इज ... 4 ऑप्शन दे दिए हैं उन्होंने। पहला ऑप्शन दिया है जेपी लीगन्स, दूसरा आपको दिया है जेम्स स्टुअर्ट, तीसरा आपको दे दिया है डॉक्टर केएन सिंह और चौथा आपको दे दिया है ओपी धामा। अब आपको क्या करना है, तो कुछ जगह मैंने देखा है कि बच्चे लगा देते हैं डॉक्टर केएन सिंह, कहीं आप बच्चे लिख देते हैं जेम्स स्टुअर्ट। अब बच्चों वहां पर आप लोग गलती खा जाते हैं, क्योंकि ये सब मैंने इसीलिए लिख दिया है, जेपी लीगन्स, जेम्स स्टुअर्ट, डॉक्टर केएन सिंह है, तो ये सब फादर, लेकिन फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन बच्चों जेपी लीगन्स ही है। अब आप लोग कहेंगे कि ये फिर कैसे फादर है, तो इनका भी हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जेम्स स्टुअर्ट को फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एजुकेशन, क्योंकि जेम्स स्टुअर्ट ने ही सर्वप्रथम विश्वविद्यालय में एक्सटेंशन एजुकेशन को लेके आए थे और इन्होंने ही प्रसार शिक्षा को विश्वविद्यालय में ऐड करवाया था या जोड़ा था, ठीक है ना। तो इस फादर ऑफ एक्सटेंशन आपके हो गए जेपी लीगन्स और जेम्स स्टुअर्ट हो गए आपके फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं डॉक्टर केएन सिंह, ये कौन है? डॉक्टर केएन सिंह फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया, ठीक है ना। आपके भारत के कृषि प्रसार के जनक, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भारत के कृषि प्रसार का जनक कौन है, तो आप तुरंत बगैर पूछे टिक कर देंगे डॉक्टर केएन सिंह, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे ध्यान आ गया, तो मैंने कहा आज वाले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखो बच्चों कुछ चीज़ें तो कॉमन है, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसकी डेफिनेशन आप बिल्कुल रट के फेंक दो और डेफिनेशन ऐसे याद करो, ऐसे लिखो कि लगे कि हाँ इसकी ये परिभाषा है, ठीक है ना। उसका जनक कौन है, उस सब्जेक्ट का जो नाम है, उस सब्जेक्ट के नाम की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इन चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई भी थी एक्सटेंशन की, ठीक है ना। अगर ना याद हो रही हो तो फिर मैं अगले वीडियो में दोबारा फिर आपको बताऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत हमको बताएं,
ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट एक्सटेंशन में है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ द एक्सटेंशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब कि कृषि प्रसार या प्रसार एक निरंतर, कंटिन्यूअस का मतलब निरंतर, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे? ये हमारा पॉइंट क्या है कि प्रसार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसे? तो हम आपको बताएंगे बच्चों। हकीकत में एक्सटेंशन जो हमारा कृषि प्रसार है वो हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये हमेशा चलती रहती है, हमेशा नई नई चीज़ें हम सीखते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और अपने समाज का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों ये कैसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो हम आपको बताएंगे। इसमें पहला पॉइंट है हमारा स्टडी ऑफ सिचुएशन। स्टडी ऑफ सिचुएशन। सपोज दैट यू आर ए एक्सटेंशन वर्कर। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि आप एक्सटेंशन वर्कर हैं और आपको हमने कहीं किसी क्षेत्र विशेष में या किसी गांव में भेजा है किसी कार्य के लिए या किसी प्रसार, किसी सीड की या कोई इक्विपमेंट का प्रचार प्रसार करने के लिए आपको भेजा है। तो अपने कार्य को आप सुगमता पूर्वक या अच्छी तरीके से जब ही कर पाएंगे जब आप पहले पॉइंट को फॉलो करेंगे। क्या है पहला पॉइंट? स्टडी ऑफ सिचुएशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वहां जाएंगे और वहां की सिचुएशन की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे भाई, ज्ञान प्राप्त करेंगे। स्टडी वहाँ की सिचुएशन के बारे में जानेंगे, समझेंगे। कैसे? कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ की संस्कृति कैसी है। तो हमें अपनी बात को उसी संस्कृति के अकॉर्डिंग बताना है। वहाँ की भाषा शैली कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के लोग किन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, वहाँ के लोगों का पहनना ओढ़ना, उनका ढंग, उनका तरीका क्या है, वहाँ की लोकल भाषा क्या है। तो सबसे पहले हम जाएंगे और वहाँ की भाषा का ज्ञान करेंगे। फिर वहाँ हम ये देखेंगे कि वहाँ लोकल भाषा में, लोकल भाई किसी भी गांव में कोई न कोई एक लीडर होता है, नेता होता है, तो हमें उसके पास जाना है और उससे बातचीत करना है, उसे अपने बारे में बताना है, उसके बारे में भी उसकी स्टडी करना है। फिर स्टडी करने के बाद हम उसका सहारा लेंगे और अपनी चीज़ों का प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया है स्टडी ऑफ सिचुएशन। हमको सबसे पहले सिचुएशन की स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आप स्टडी ऑफ सिचुएशन में आप लोग समझ गए, कल्चर है, लैंग्वेज है वहाँ की, ठीक है ना, वहाँ की लिविंग क्या है, रहन सहन क्या है, तो ये चीजें हमारे पहले पॉइंट के अंतर्गत आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ नंबर 2। दूसरा हमारा नंबर क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों, किसी चीज का हम कोई सॉल्यूशन निकालने बैठेंगे तो उस चीज का सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपको बताऊं, अभी तो आप लोग बीएससी एजी कर रहे हैं, कल को जब आप लोग बीएससी एजी करने के बाद पीजी में जाएंगे तो आप लोगों को थीसिस करना पड़ेगा। भाई पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट से आप एमएससी करेंगे, पीजी करेंगे, तो वहाँ पर क्या होता है? थीसिस कराई जाती है, थीसिस वर्क होता है। तो बच्चों थीसिस वर्क में क्या होता है? एक टॉपिक दिया जाता है कि भाई आपको मटर के पौधे पर रिसर्च करना है। क्या रिसर्च करना है? कि प्रोटीन एस्टिमेशन ऑफ पी, आपको मटर में प्रोटीन एस्टिमेशन निकालना है। ठीक है ना। लेकिन उस टॉपिक के नीचे आपको 5, 6 या 7 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। उन्हीं ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत या इर्द गिर्द आपको कार्य करना है या थीसिस करना है। तो किसी भी हम सॉल्यूशन को जब निकालने जाएंगे तो हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब आप लोग जानते होंगे भाई, हमको किसी दिशा में गति करना है या कोई कार्य करना है। तो अब पता लगा हमको जाना है मथुरा, ठीक है ना, हमसे बोल दिया हमारे घर वालों ने कि आपको मथुरा जाना है। तो अब हमको
दिशा जो है भाई नहीं पता है कि मथुरा तो जाना है। अब अगर हमको मथुरा जाना है और मथुरा की हमको दिशा ही नहीं पता, रास्ता ही नहीं पता, हम अपने कमरे से निकले, चल दिए, कोई मिल गया रास्ते में, पूछ रहा है भैया आप कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बताऊंगा मथुरा जा रहा हूँ। हो सकता है महीनों में चलते रहे, पता नहीं किस दिशा में चले जाएं। तो वहां पर ये फार्मूला लागू होता है कि आप मथुरा जब भी पहुंच सकते हैं जब आपका डायरेक्शन होना चाहिए, आपको दिशा पता होनी चाहिए। तो सबसे जो हमारा दूसरा पॉइंट है, अगर आप किसी सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे या सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसके पहले आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए या डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, आपकी जो गति है उसका डायरेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक आप किसी भी वर्क को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है टीचिंग प्लान ऑफ वर्क। बच्चों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे टीचिंग हो या हमारी कृषि हो या हमारे अन्य कोई घरेलू कामकाज हो, जब तक हम किसी कार्य को करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे, प्लान नहीं करेंगे, तो हम अपने कार्य को एक अच्छे तरीके से कार्य को नहीं कर सकते हैं। ना तो हमारी टाइमिंग अच्छी होगी, ना हमारे वर्क की क्वालिटी अच्छी होगी, ना हमारा जो मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये चीज, भाई सपोज दैट यू आर ए फार्मर, आप एक किसान हैं, ठीक है ना, आपके पिताजी से आपको लैंड मिली है दो बीघे, अब आपके 5-6 बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, घरेलू अन्य खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना भी है, अन्य कार्य हैं, और आपका खेत कितना है 2 बीघा। अब 2 बीघे खेत में आपको कौन सी फसल उगाना है, कितनी उगाना है, किस टाइम उगाना है, कितना प्रोडक्शन लेना है, जिससे आप अपने घर की सारी व्यवस्थाओं को कंट्रोल कर सकें, बच्चों का पेट भी भर सकें, उनकी एजुकेशन का भी ध्यान रखना है, अपने आप का भी ध्यान रखना है, अन्य कोई घर में कोई बीमारी आ गई तो उसको भी हमें रोकना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टीचिंग प्लान ऑफ वर्क या हम फार्मिंग प्लान ऑफ वर्क, अपने खेती में कार्य करने से पहले हम एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे कि भाई घर में हमारे 2 भैंस हैं तो इतना हमको ज्वार भी बोना है, ठीक है ना, हमको साल भर में 10 क्विंटल गेहूं की जरूरत है, आवश्यकता है आटे के रूप में, तो हम उतने बीघा अपने खेत की जितनी भी एरिया है उसी हिसाब से हम गेहूं का उत्पादन करेंगे। तो बच्चों किसी भी कार्य को करने से पहले हम कार्य का क्या करते हैं, प्लान ऑफ वर्क, पहले प्लान बनाते हैं फिर कार्य को करते हैं, तो हमको निश्चित ही सफलता मिलती है। ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। अब हमारा चौथा पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन मींस मूल्यांकन, इसकी हिंदी क्या होती है, मूल्यांकन। देखो बच्चों, हम किसी भी कार्य को करते हैं और कार्य को करने के बाद अगर हम कार्य का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमारा कार्य आने वाले समय में या भविष्य में हमारा कार्य अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि कार्य को करने के बाद अगर कार्य का मूल्यांकन नहीं किया जाता है तो वह कार्य सफल नहीं होता है। कैसे, जिस प्रकार एक विद्यार्थी एक स्कूल में पढ़ने जाता है और वहाँ पढ़ता है, क्लासरूम में टीचर जो बताता है सब्जेक्ट से रिलेटेड या अन्य सामाजिक बातें, अगर उन चीज़ों का परीक्षा के माध्यम से, एग्जाम होता है ना स्कूलों में, एग्जाम के माध्यम से अगर मूल्यांकन न किया जाए तो हम क्लास में हजारों या 100 या 50 जो बच्चे बैठे हैं उनमें उन बच्चों की ग्रेडिंग कैसे कर पाएंगे, कैसे हम जान पाएंगे कि ये बच्चा पढ़ने में होशियार है या कैसा है। तो बच्चों मूल्यांकन भी करना बहुत जरूरी होता है। कैसे, देखो मूल्यांकन, अब बात हम एक्सटेंशन में चल रहे हैं ना इस समय, तो एक्सटेंशन एजुकेशन में हम अपने किसी वर्ग का मूल्यांकन कर रहे हैं तो सबसे पहले मूल्यांकन बच्चों होता है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से। नंबर 1 सेल्फ, पहले तो हम कार्य करने के बाद स्वतः अपना मूल्यांकन करेंगे, ठीक है ना, और सेल्फ मूल्यांकन हमारे एक्सटेंशन में होता है रिसर्चर, जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा है या नई खोज की है, सपोज दैट किसी साइंटिस्ट ने किसी सीड को बनाया है तो सबसे पहले भाई उस सीड का मूल्यांकन करता है। दूसरा हमारा है इंटरनल मूल्यांकन होता है, आंतरिक मूल्यांकन जिसको हिंदी में कहते हैं। आंतरिक मूल्यांकन अधिकतर कहाँ से होता है,
स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। भाई रिसर्चर ने किसी चीज को बनाया या सीड को बनाया, फिर उस सीड को कहाँ भेजा जाता है, स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। तो ये इंटरनल आपका मूल्यांकन हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, एक्सटर्नल या बाह्य मूल्यांकन जो है हमारा वो होता है ICR द्वारा, ठीक है ना। कहाँ द्वारा, ICR की टीम आती है और समय समय पर हमारा मूल्यांकन करती है, ठीक है ना बच्चों। तो ये मूल्यांकन की 3 स्टेप हैं, सेल्फ, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है, क्या आता है, रिकंसिडरेशन मीन्स पुनर्विचार। अब हमने किसी चीज का बच्चों मूल्यांकन कर लिया या हमने किसी कार्य को किया, कार्य करने के बाद उस कार्य का हमने मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद निकल के आया कि भाई सपोज किसी बच्चे का मूल्यांकन किया, उसकी कॉपी उससे लिखाई, उसे क्वेश्चन दिए गए, बच्चों ने उनके आंसर लिख के हमें कॉपी पे दिए, हमने उस कॉपी को चेक किया, उनका मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद पता चला कि बच्चे ने इतने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। अब मूल्यांकन हो गया हमारा, इसी को बोलते हैं मूल्यांकन। बात करते हैं पुनर्विचार की। मूल्यांकन करने के बाद क्या कमी रह गई थी या क्या चीज और जोड़ दी जाती तो वह और अच्छा हो जाता, उसको कहते हैं हम लोग पुनर्विचार, ठीक है ना बच्चों। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि हाउ द एक्सटेंशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक्सटेंशन कंटिन्यूअस प्रोसेस कैसे है, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में नया हम टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।